नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए आप लोगों के समक्ष हम आज कक्षा 10 की यानी हाई स्कूल की क्लास 10 की त्रिकोणमिति लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और आप लोगों को हमें त्रिकोणमिति जो है वो एक बेहतरीन अंदाज में पढ़ाएंगे। एक ऐसे अंदाज में पढ़ाएंगे कि पढ़ते पढ़ते कॉन्सेप्ट और फार्मूले सारे के सारे क्लियर होते जाएंगे। तो आइए चलते हैं त्रिकोणमिति की ओर। तो हेडिंग डाल लेना आप लोग, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का मतलब शाब्दिक अर्थ ये होता है किसी त्रिभुज से संबंधित, किसी त्रिभुज और उसके कोणों से संबंधित चीजों का अध्ययन करना त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहा हूँ। त्रिकोणमिति जो है इसकी जो बेसिक अप्लाई की जाती है वो किसी समकोण त्रिभुज पर की जाती है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, इसका कोण भी समकोण है। तो इस कोण को हम चाहे 90 डिग्री कहें चाहे समकोण कहें। जो शेष दो कोण बचते हैं, जैसे इस त्रिभुज में एक कोण A बचा, एक कोण क्या बचा C बचा, तो इसका भी मान 90 से कम होगा, इसका भी मान 90 से कम होगा, तो ये भी न्यून कोण होगा, क्योंकि 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। और इसको भी न्यून कोण कहेंगे। न्यून कोण का मतलब होता है एक्यूट एंगल। और इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इसको समकोण कहेंगे। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। और ये क्या है? ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? न्यून कोण, जिसका मान 90 से कम हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? त्रिकोणमिति के अंतर्गत कुल 6 फलन होते हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत, त्रिकोणमिति के अंतर्गत कुल 6 फलन होते हैं। फलन को इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। कुल 6 फलन होते हैं, जिनमें 3 फलन मुख्य, जिनमें 3 मुख्य फलन और 3 उनके व्युत्क्रम होते हैं। और 3 उनके व्युत्क्रम होते हैं। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत कुल कितने फलन होते हैं? 6 फलन होते हैं, जिनमें 3 मुख्य फलन होते हैं और 3 उनके व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा होते हैं। तो हम जो त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे, त्रिकोणमिति की जो बेसिक अप्लाई है वो किसी समकोण त्रिभुज पर की जाती है। समकोण त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो। 90 का मतलब एक पड़ी भुजा पर दूसरी भुजा खड़ी हो। एक पड़ी भुजा पर दूसरी भुजा जब खड़ी होती है तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये वाला कोण जो है ये समकोण कहा जाएगा। और शेष जो कोण बचते हैं, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अब 180 में से आप खुद समझिए, अगर एक कोण 90 डिग्री का निकल गया तो 180 से 90 निकल जाएगा तो शेष कितना बचेगा? 90। अब 90 में कुछ हिस्सा इसका हो गया, कुछ हिस्सा इसका हो गया। कल्पना कीजिए, मान लीजिए सिर्फ 1 डिग्री है तो ये कितना होगा? 89 होगा। कहने का मतलब ना तो ये 90 हो पाएगा, ये ना 90 हो पाएगा। दोनों का मान, प्रत्येक का मान 90 से कम ही होगा। तो 90 से कम वाले कोण को, 90 से कम डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। आइए अपने आते हैं मुख्य टॉपिक पर। त्रिकोणमिति के अंतर्गत कुल 6 फलन होते हैं, जिनमें 3 मुख्य फलन और 3 उनके व्युत्क्रम होते हैं। वह 3 मुख्य फलन कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। नंबर 1, पहला जो मुख्य फलन होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा, यानी
मुख्य फलन साइन है और कोई एक्यूट एंगल यानी कोई न्यून कोण हम क्या मान ले, इसका थीटा मान ले, तो पहला मुख्य फलन होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर किसी समकोण त्रिभुज के लिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नंबर 2 होता है कास थीटा। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार को बेस कहते हैं, बेस कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी कास थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी प्रकार से तीसरा जो मुख्य फलन होता है वो होता है टैन थीटा। क्या होता है, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तीन मुख्य फलन होते हैं। अब एक बात त्रिभुज में यानी समकोण त्रिभुज में आप लोगों को समझना होगा कि जो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के कोण के सामने भुजा पड़ती है वो हमेशा कर्ण होती है। जो भुजा 90 डिग्री के कोण के सामने पड़ती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और जो लंब और आधार होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं, ये आपस में चेंज होते रहते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये वाला कोण, हम कोण सी को जब मानेंगे कि ये कोण थीटा है यानी न्यून कोण है, तो जब ये थीटा न्यून कोण होगा तो इसके सामने जो भुजा पड़ेगी यानी ए बी जो पड़ेगी ये लंब होगी। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो इस कोण के लिए यानी कोण सी के लिए जिसको हम थीटा मान रहे हैं, इस कोण के लिए ये वाली भुजा, सामने वाली भुजा लंब होगी और ये 90 के सामने वाली कर्ण होगी। तो जो तीसरी भुजा बचेगी इसको आधार कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, आधार कहा जाएगा। दूसरी कंडीशन में ये समझ लीजिए कि अगर हम इसको मान लें यानी ये वाला कोण थीटा है, कोण ए को मान लें कि ये थीटा है, तो जो थीटा के सामने पड़ेगी कौन सी पड़ेगी, बीसी पड़ेगी। तो बीसी लंब हो जाएगी क्योंकि 90 के सामने जो कर्ण है वो तो फिक्स है, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि 90 के सामने वाला कर्ण होगा। लेकिन न्यून कोण के सामने की भुजाएं लंब और आधार में कन्वर्ट होती रहती हैं। तो ये वाला अगर न्यून कोण थीटा मानते हो तो इसके सामने ये वाली भुजा पड़ेगी, ये यानी बीसी पड़ेगी। तो इस थीटा के लिए ये क्या होगी, ये लंब होगी। जब ये लंब होगी तो ये क्या होगी, आधार होगी। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कोण सी के लिए अगर हम देखेंगे, कोण सी को अगर थीटा मानते हैं तो कोण सी के लिए जो सामने भुजा पड़ रही है वो लंब होगी। तो जो तीसरी बची हुई भुजा बीसी है ये क्या होगी, आधार होगी। और अगर कोण ए को हम थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, बीसी, तो ये वाली लंब होगी, तब ये वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी। ये बात बच्चों आपके समझ में आ गई होगी। तो पहला जो मुख्य फलन होता है त्रिकोणमिति में होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या होता है कास थीटा। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तीसरा टैन थीटा, लंब बटे आधार। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कास थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तीन मुख्य फलन होते हैं और तीन इनके व्युत्क्रम होते हैं। जैसे टैन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है उसे काट थीटा कहते हैं। ये चौथा फलन है जो टैन थीटा का व्युत्क्रम होता है उसको क्या कहते हैं, काट थीटा कहते हैं। काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। अगर हम टैन का उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, ये टैन देखिए है लंब बटे आधार, तो काट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार से अब अगर देखा जाए पांचवा फलन होता है सेक थीटा, जो कि कास का व्युत्क्रम होता है। किसका व्युत्क्रम होता है, कास का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा। तो कास थीटा बराबर अगर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार। क्या होगा, कर्ण बटे आधार, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और जो छठा होता है वो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। किसका व्युत्क्रम होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, कासेक थीटा कहते हैं। साइन थीटा बराबर अगर होता है लंब बटे कर्ण, तो कासेक थीटा क्या होगा बच्चों, कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी।
कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत कुल 6 फलन होते हैं, जिनमें 3 मुख्य फलन और 3 उनके व्युत्क्रम होते हैं। पहला हमने क्या बताया है, साइन थीटा। ये सभी फलन जो हैं ये किसी समकोण त्रिभुज के लिए है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक पड़ी भुजा पर एक खड़ी भुजा हो, और पड़ी भुजा खड़ी भुजा के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। अब समझना, यहाँ पर जैसे मान लीजिए त्रिभुज क्या हुआ, ABC, तो इसका कोण भी समकोण है। अब अगर हम कोण C को क्या मान लें, थीटा, तो जो 90 के सामने पड़ रही, ये वाली 90 के सामने पड़ रही, देखो ये 90 है, तो ये 90 के जो सामने पड़ेगी ये तो हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। क्या होगी, कर्ण होगी। अगर कोण C को थीटा मानेंगे तो थीटा के जो सामने पड़ेगी, न्यून कोण के जो सामने पड़ेगी, ये लंब होगी। फिर ये जो तीसरी बची हुई भुजा है ये क्या होगी, ये आधार होगी। समझ गए हो। एक अब इसका थोड़ा उल्टा देखिए, अगर इसको हम थीटा मान ले, कोण A को क्या मान ले, थीटा मान लेंगे, तो 90 के सामने तो कर्ण है तो एक कर्ण ही रहेगी। अब अगर इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने ये वाली भुजा पड़ने लगेगी, ये वाली, तो ये लंब हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, लंब। फिर ये तीसरी बचेगी तो ये क्या हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। समझ गए हो। तो आइए देखते हैं अपने फलनों को। सबसे पहला फलन साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दूसरा कास थीटा आधार बटे कर्ण यानी बेस बटे हाइपोटेन्यूस। तीसरा tan थीटा लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चौथा cot थीटा आधार बटे लंब यानी बेस बटे परपेंडिकुलर। और पांचवा sec थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस यानी कर्ण बटे आधार। और छठा cosec थीटा कर्ण बटे लंब हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 3 मुख्य फलन। इसमें tan का व्युत्क्रम cot है, देखिए tan लिखा है लंब बटे आधार, तो cot लिखा है आधार बटे लंब। cos का व्युत्क्रम sec है, cos है आधार बटे कर्ण, तो sec है कर्ण बटे आधार। sin का व्युत्क्रम cosec है, sin है लंब बटे कर्ण, तो cosec है कर्ण बटे लंब। आइए अब कुछ फार्मूलों की उत्पत्ति आपको बताते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। अगर आपके कभी त्रिकोणमिति समझ में नहीं आई होगी तो हमारा क्लास देखने के बाद फिर त्रिकोणमिति में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। और कक्षा 10 के लिए आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए त्रिकोणमिति टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी से रिलेटेड आगे जब आप वृत्त पढ़ोगे उसमें भी इसका कहीं कहीं प्रयोग है, या मेंसुरेशन से संबंधित जब कोई आप प्रश्न पढ़ रहे होंगे तो कहीं कहीं पर त्रिकोणमिति के फार्मूले लग जाते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कुछ फार्मूलों की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कुछ प्रमुख सूत्र देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हम पहला सूत्र बताते हैं वो बताते हैं साइन थीटा, और इसका व्युत्क्रम क्या होता है, अभी तुमको बताया है कासेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कासेक थीटा। इनका गुणनफल 1 होता है। इनका गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है, देखिए साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और कासेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, या मतलब अथवा साइन थीटा को क्या कह सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कासेक थीटा को हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ देखिए कर्ण से कर्ण कटेगा, लंब से लंब कटेगा, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कटेगा, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कटेगा। तो कर्ण से कर्ण कटा एक बार, लंब से लंब कटा एक बार, एक एक की गुणा करोगे कितना आएगा, 1। यहाँ पर भी इससे ये कटा, इससे कटा तो कितना आएगा, 1। तो इस प्रकार से समझ गए होंगे कि साइन थीटा और उसका व्युत्क्रम कासेक थीटा का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से 2 फार्मूले मेरे प्यारे बच्चे निकलते हैं। कौन कौन से, पहला देखिए क्या निकलेगा, पहला निकलेगा साइन थीटा इक्वल टू करोगे तो पहले 1 के बराबर होगा, और ये गुणे का नंबर बराबर में बटे में आएगा, तो बटे में क्या हो जाएगा, कासेक थीटा। तो पहला फार्मूला क्या बना, साइन थीटा बराबर 1/2 कासेक थीटा। यानी जहाँ साइन थीटा लिखा होगा वहाँ हम 1 बटे कासेक थीटा लिख सकते हैं, और जहाँ 1 बटे कासेक थीटा लिखा होगा वहाँ हम साइन थीटा लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला देखिए, अगर हम कासेक थीटा बराबर करेंगे तो पहले 1 के बराबर होगा, और साइन इधर आएगा तो बटे में आएगा, तो कासेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। तो उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि साइन थीटा गुणे कासेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। क्यों होता है, पुनः देखिए, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, गुणे कासेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। लंब से लंब कटा एक बार, कर्ण से कर्ण कटा एक बार, 1 1 की गुणा करोगे क्या आएगा, 1। इसलिए साइन थीटा इनटू कासेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। यहाँ से जब साइन थीटा बराबर करोगे तो पहले तो बराबर में 1 होगा, जो गुणे का नंबर कासेक है बराबर में बटे में आएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कासेक थीटा, और कासेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। यानी जहाँ पर 1 बटे साइन थीटा लिखा होगा वहाँ हम डायरेक्ट प्रयोग किसका करेंगे, कासेक थीटा का करेंगे।
आइए इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे फार्मूले की ओर। ये फार्मूला आप लोग लिख लेना। दूसरा देखिए, दूसरा है cos थीटा, और cos थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? cos थीटा का व्युत्क्रम होता है sec थीटा। इनका गुणनफल भी क्या होता है? 1। क्यों होता है? क्योंकि cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, और sec थीटा बराबर क्या होता है? sec थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस से बेस कटेगा एक बार, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कटेगा एक बार। यहाँ पर ध्यान रखना, हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण होता है, बेस का मतलब आधार होता है, परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है। तो एक एक की गुणा करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ से दो सूत्र उत्पन्न होते हैं। कैसे? देखिए, अब इनका गुणनफल 1 तो सिद्ध हो गया। अब अगर हम cos थीटा बराबर करेंगे तो पहले 1 के बराबर होगा। एक गुणे का नंबर बराबर में कहाँ आएगा? बटे में आएगा। तो cos थीटा बराबर होगा 1 बटे sec थीटा। दूसरी कंडीशन में अगर sec थीटा बराबर करेंगे तो पहले 1 के बराबर होगा। एक गुणे का नंबर cos थीटा कहाँ आएगा? बटे में आएगा। तो इस प्रकार से दो फार्मूले निकलते हैं। cos थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटे sec थीटा, और sec थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटे cos थीटा। तो ये फार्मूले नोट कर लेना। जहां पर 1 बटे sec लिखा होगा वहां डायरेक्ट cos लिखेंगे, या cos को 1 बटे sec लिखेंगे। sec को 1 बटे cos लिख सकते हो, और 1 बटे cos को sec लिख सकते हो। आइए बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूले की ओर। तो अगला फार्मूला जो है उसके लिए समझना पड़ेगा tan थीटा इंटू cot थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ देखिए, बेस से बेस कटेगा एक बार, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कटेगा एक बार, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और काट होता है आधार बटे लंब। आधार आधार कटेगा, लंब लंब कटेगा, तो गुणनफल कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ से अगर हम tan थीटा बराबर करें तो tan थीटा पहले किसके बराबर होगा? 1 के। ये गुणे का नंबर काट कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे cot थीटा। और अगर cot थीटा बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटे, अब इस कंडीशन में tan बटे में चला आएगा तो क्या हो जाएगा? tan थीटा। देखिए, जब तुमने tan थीटा बराबर किया तो पहले किसके बराबर हुआ? 1 के। गुणे का नंबर cot बटे में आ गया। इसी प्रकार जब cot थीटा बराबर करोगे तो पहले 1 के बराबर होगा, गुणे का नंबर tan थीटा कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 6 फार्मूले हमने आपको पढ़ाए हैं। अब बढ़ते हैं अगले फार्मूलों की ओर। देखिए, अगला जो फार्मूला है वो प्रमुख फार्मूला है। क्या है अगला फार्मूला? है ये सूत्र ही चल रहे हैं, डाल लेना। 6 हो चुके हैं। 7वां फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। बच्चों, इसकी अप्लाई बहुत कायदे से समझ लेना कि साइन और cos वर्ग में जुड़े हों, साइन और cos फलन वर्ग में जुड़े हों और इनके कोण समान हो तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। जैसे कि आइए इसकी थोड़ी अप्लाई समझते हैं। जैसे लिखा हो साइन स्क्वायर 5x प्लस cos स्क्वायर 3x, क्या इसका मान 1 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो साइन का कोण है वो 5x है, यहाँ पर जो cos का कोण है वो कितना है? 3x है। तो स्क्वायर में जुड़ने के बाद भी इनका मान 1 नहीं होगा। तो कब होगा? हाँ, या तो दोनों का कोण, जैसे इसका 5x है तो इसका भी कोण कितना हो जाए? 5x। या cos स्क्वायर का कोण 3x था तो साइन स्क्वायर का भी कोण कितना हो जाए? 3x। तब इनका जोड़ किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। कहने का मतलब है साइन और cos वर्ग के साथ वर्ग होकर जुड़े हो, साइन का cos का वर्ग करके जोड़ा गया हो और दोनों के कोण समान हो, दोनों के कोण समान हो तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार जैसे लिखा है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, तब भी कितना होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि साइन और cos वर्ग में जुड़े हैं और कोण क्या है? समान है, तो मान कितना होगा? 1 होगा। और जैसे अप्लाई हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, मान कितना होगा? 1 होगा। साइन cos कोण कुछ भी हो बस समान होने चाहिए, कोण कुछ भी हो समान होने चाहिए। साइन cos वर्ग में जुड़े हो, समान कोण हो तो इनका जोड़ कितना होता है? 1। लिखा हो साइन स्क्वायर 5 थीटा बटे 2
प्लस cos स्क्वायर 5 थीटा बटे 2, फिर भी मान कितना होगा 1। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ से बच्चों दो फार्मूले और निकलते हैं, जैसे कि जब हम sin स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो पहले जो बराबर में संख्या होगी उसी के बराबर होगा। अब समझिए, अगर ये गुणे में लगा होता cos स्क्वायर, गुणे की संख्या बराबर में बटे में आती, गुणे की संख्या कहाँ आती बटे में आती, लेकिन ये प्लस या माइनस करके लगा होगा तो इसका पक्षांतर होगा। पक्षांतर का मतलब बराबर के इधर से जब उस पक्ष में जाएगा, बराबर के इधर से जब उस पक्ष में जाएगा तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो प्लस का cos स्क्वायर इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो एक नया फार्मूला यहाँ से तुमको मिला कि sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अगर हम cos स्क्वायर थीटा बराबर कर दें, क्या बराबर कर दें बच्चों cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर करोगे तो पहले किसके बराबर होगा 1 के, पहले किसके बराबर होगा 1 के, और ये प्लस का sin स्क्वायर इधर आएगा, किस साइन का हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। तो दूसरा फार्मूला यहाँ से निकल कर आ गया। तो इस एक सूत्र के सहारे तुम दो सूत्र समझ गए होगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जोड़ कितना होता है 1 होता है। अगर यहाँ से sin स्क्वायर थीटा बराबर करोगे तो पहले 1 के बराबर होगा, प्लस का cos स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का cos स्क्वायर हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यानी जहां पर लिखा होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा उसको त्रिकोणमिति में डायरेक्ट क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, और जहां लिखा होगा sin स्क्वायर थीटा उसको त्रिकोणमिति में डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर cos स्क्वायर थीटा बराबर करोगे तो पहले 1 के बराबर होगा, प्लस का sin स्क्वायर थीटा इधर आएगा, किस साइन का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह पर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में तोड़ सकते हो। ये धीरे धीरे फार्मूले याद करने का प्रयास करना, फिर बहुत बेहतरीन तरीके से त्रिकोणमिति आपको समझ में आएगी। आइए बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं अगले फार्मूलों की ओर। अगर sec स्क्वायर थीटा बराबर जो सूत्र होता है, हालांकि हमने जो पिछला सूत्र बताया उसको ये सिद्ध करके तुमको नहीं बताया, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता क्यों, क्योंकि sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगाओ, और cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगाओ, इसको ओपन कर दीजिए तो हो जाएगा लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। इनके हर समान है तो लासा क्या होगा कर्ण स्क्वायर, ऊपर क्या हर समान होने पर ऊपर जो अंश है ये ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और किसी समकोण त्रिभुज के लिए ये बात याद रखना, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस ने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण पर, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग जो होता है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बेसिक में इतना समझ लीजिए, जैसे कर्ण है, ये लंब है, क्या है आधार है, तो जो पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की। तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जहां पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, अभी बताएंगे तुमको ये प्रमेय लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो जहां लिखा है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वहां हम क्या डाल देंगे कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर कट कर आएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। इसलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है प्यारे बच्चों 1 होता है। अब देखिए थोड़ा ये पाइथागोरस की प्रमेय समझ लेते हैं। दरअसल बच्चों पाइथागोरस एक गणितज्ञ हुए, उन्होंने बताया कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज समझते हो जिसमें पड़ी भुजा और खड़ी भुजा के बीच का कोण कितने डिग्री हो 90 डिग्री हो, यानी राइट एंगल हो, तो इसमें जो 90 के सामने भुजा पड़ती है इसको हमेशा क्या कहा जाता है कर्ण, यानी हाइपोटेनियस कहा जाता है। तो पाइथागोरस ने बताया कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की भुजा पर कोई वर्ग बना दिया जाए, किस भुजा पर, जैसे कोई समकोण त्रिभुज हमारा क्या है ABC, और इस पर हम एक वर्ग बना दें, इस पर क्या बना दें पहले बच्चों एक वर्ग बना दें। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है, वर्ग एक ऐसा आयत होता है, चाहे कह लीजिए जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जो क्षेत्रफल होगा ये शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। शेष दो भुजाएं क्या होंगी देखिए, एक यहाँ पर एक भुजा को हम लंब मान सकते हैं और दूसरी को क्या मान सकते हैं आधार। तो अगर इसके लंब पर कोई वर्ग बना दिया जाए ऐसे इस टाइप से देखें, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा
इसी प्रकार से इसके आधार पर एक वर्ग बना दिया जाए। इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस क्षेत्रफल को हम अगर मान लीजिए A1 मान ले, इस क्षेत्रफल को A2 मान ले, इस क्षेत्रफल को A3 मान ले, या ये कह लीजिए जैसे एक कर्ण था, इसकी ये भुजा हम क्या मान ले, H मान ले, और ये लंब है, इस लंब को हम P मान ले, परपेंडिकुलर मान ले, लंब होता है, और इस भुजा को आधार कहें या बेस कहें, बेस मीन्स आधार होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों को पता होगा तुमको, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इस वर्ग का पाइथागोरस ने बताया जो कर्ण पर बना वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल, तो कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा h है, अगर ये h है तो भी h होगी, ये भी h होगी, तो इसका क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। तो ये वर्ग कर्ण पर बने वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। अब इसकी भुजा देखिए P है, यानी परपेंडिकुलर मींस P, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? P स्क्वायर, और इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर ये भुजा B है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? B स्क्वायर। तो इस प्रकार से पाइथागोरस का प्रमेय सिद्ध होता है कि किसी त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हिंदी में भी लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी में लिखना तो लिख लेना कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये बात हुई आपके समझ में आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं त्रिकोणमिति के अगले फार्मूलों की ओर। तो त्रिकोणमिति का जो अगला फार्मूला है वो है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से दो फार्मूले और निकलते हैं। कैसे? देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 इस साइड ले आओगे, माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। यानी सेक स्क्वायर थीटा किसके? सेक स्क्वायर थीटा -1 हो, प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1 हो गया। सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होगा? tan स्क्वायर थीटा के। और अगर हम 1 न लाए इधर, इस बार tan स्क्वायर इधर ले आए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से दो फार्मूले यहाँ से और निकल आते हैं। यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर +1 इधर लाओगे तब बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। कहीं पर लिखा है सेक स्क्वायर थीटा -1, उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? tan स्क्वायर थीटा। लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा। लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीधे क्या लिखोगे इसको? 1, क्योंकि प्लस का जब tan स्क्वायर इधर लाओगे तो ये माइनस का tan स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला जो फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों वो है कासेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार से इसका भी पक्षांतर करेंगे, यानी कासेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा के। तो जब पक्षांतर करेंगे तो फार्मूले क्या नए बनेंगे? देखिए +1 इधर लाओगे, माइनस का 1, बराबर में क्या हो गया? काट स्क्वायर थीटा। यानी कासेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है? काट स्क्वायर थीटा के। और अगली बार अगर हम 1 ना इधर लाए, काट इधर लाए, तो कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। तो दो फार्मूले यहाँ से निकल आए, यानी कासेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है? काट स्क्वायर थीटा के। और कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये फार्मूले बच्चों धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाएंगे। दो छोटे छोटे और फार्मूले बचे हैं हाई स्कूल लेवल पर, वो बेसिक मतलब समसंख्याओं को सिद्ध करने के लिए। वो एक फार्मूला है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और दूसरा tan का व्युत्क्रम क्या होता है? cot थीटा। तो अगर tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो tan का व्युत्क्रम होगा cot थीटा। तो तुम बताओ cot थीटा बराबर क्या होगा? cos ऊपर हो जाएगा, यानी cos थीटा बटे sin थीटा। cot थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा बटे sin थीटा। तो इस प्रकार से ये मेरे प्यारे बच्चों जो सूत्र थे त्रिकोणमिति के सर्वसंख्याओं को हाई स्कूल में सर्वसंख्याओं को सिद्ध करने के लिए, उन फार्मूलों को हम तुमको बेसिक रूप में स्टार्टिंग है लगभग एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से जस्ट पहले उन सूत्रों के बारे में आपको संक्षेप में बता दिया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों